અને હવે અન્ય મુદ્દાની પણ વાત કરી લઈએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાનના પ્રવાસે છે તો જાપાનના પીએમ ફુમિયો કિશિદા સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી। હિરોશિમામાં મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ કર્યું હતું। આ સાથે જ્યારે વડાપ્રધાન જાપાન ગયા હતા ત્યારે તેઓ યુએસના રાષ્ટ્રપતિને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને પણ મળ્યા હતા। સૌથી વધારે ચર્ચાનો વિષય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની સાથે સાથે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાતને લઈને પણ રહ્યો હતો, કારણ કે પીએમ મોદી અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે જે મુલાકાત થઈ હતી તે રશિયા અને યુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ પહેલી મુલાકાત હતી। ફોન પર જ્યારે આ યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારબાદ ફોન પર અનેક વખત એની ચર્ચાઓ થઈ છે, પરંતુ મુલાકાત આ પહેલી વખતની છે કે જ્યાં હિરોશિમામાં પ્રધાનમંત્રી અને ઝેલેન્સ્કી એકબીજાને મળ્યા હતા। તેની કેવી અસર થઈ શકે છે, રશિયા તેને લઈને કયા પ્રકારે તેને જોઈ શકે છે, એ જાણવા માટે વિદેશી નીતિના જાણકાર દિનેશભાઈ વોહરા પણ છે। તેમની પાસેથી જ વધુ જાણકારી મેળવીશું। તેઓ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। દિનેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। દિનેશભાઈ, આજે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વડાપ્રધાનની જે મુલાકાત છે તેને કઈ રીતે જોઈ શકાય, કારણ કે જી દિનેશભાઈ, આપનો અવાજ નથી પહોંચી રહ્યો। आप हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा ओके ओके दिनेश जी, जैसे आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच जो आज मुलाकात हुई है, कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि यूक्रेन पहले से ही ऐसा मानता था कि भारत ही एक ऐसा देश है जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कुछ दखल देके उसको बंद करवा सकता है। तो यूक्रेन क्या सोच सकता है इस मुलाकात से, और सामने रशिया जो हमारा मित्र देश है वो कैसे देख सकता है इस मुलाकात को? देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है और वो काफी समय से चल रहा है। आज इस बात को ऑलमोस्ट 1.25 साल हो चुके हैं। अब बहुत सारी कोशिशें बहुत सारे देशों के द्वारा हो रही हैं, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि चाइना भी है, इंडिया भी है, यूनाइटेड नेशन भी है, प्रयास जारी है कि ये युद्ध रुक सके। क्योंकि इस युद्ध के कारण नरेंद्र मोदी भी आज और हिरोशिमा में बात किया है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इससे लगता है आर्थिक स्थितियां संकट में आई हैं, और इसके अलावा और भी दुनिया के अंदर संकट आए सिर्फ एक युद्ध की वजह से। इस बात को नरेंद्र मोदी ने पहले भी उठाया था, लेकिन अभी भी जो एक खास मुद्दा उठाया नरेंद्र मोदी ने वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम मानवीयकरण के अंदर विश्वास करते हैं, यानी कि एक ह्यूमन एंगल से देखते हैं इस युद्ध को। मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने वही बात दोहराई है जो उन्होंने कुछ समय पहले कही थी कि युद्ध इस युग में किसी भी उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़ेलेंस्की के साथ उनकी पहली मुलाकात है। यहां पर मैं ये समझकर चलता हूं कि ज़ेलेंस्की के साथ ये मुलाकात शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, लेकिन जब तक व्लादिमीर पुतिन इस बात पर राजी नहीं होंगे तब तक इसमें से कुछ निकलना बहुत मुश्किल है। ये डिप्लोमेटिक नाइस्टीज हैं, मुलाकातें हैं, ये होती रहती हैं, स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जब तक ठोस प्रयास नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए रशिया, ज़ेलेंस्की यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की जब तक मिल बैठकर नहीं बैठेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। चीन के भी अभी टॉप डिप्लोमेट जो थे वो अभी होकर आए हैं, अपनी यात्रा की है, और उन्होंने कोशिश की थी कि शायद कुछ मीडिएशन से बात बन जाए, लेकिन उन्हें भी निराश होकर लौटना पड़ा है, क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो पश्चिम देश हैं उन्होंने जो वादा किया है यूक्रेन से कि हम लगातार सैन्य सहायता देते रहेंगे, वो सहायता कहीं ना कहीं यूक्रेन को इस युद्ध के अंदर एक प्रतिद्वंदी के रूप सशक्त रूप से खड़े किए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी इसका अंत इतना नजदीक नहीं होगा जब तक कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों इसके लिए राजी ना हो जाएं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हो रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन वो कहीं से सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज 1.25 साल के बाद भी स्थितियां वैसी की वैसी हुई है, शायद और ज्यादा बिगड़ भी जाएं। जी
जी दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि दूसरे चीन के मुद्दे पे भी हमें आपसे सवाल पूछना है। तो चीन અને કાશ્મીરને વિવાદિત વિસ્તાર ગણાવીને G20 બેઠકનો વિરોધ કરી રહ્યો છે। ચીન આ પહેલા પણ કાશ્મીરને લઈને આ જ પ્રકારે વિવાદિત નિવેદન આપી ચૂક્યું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારત અને ચીન વચ્ચે વિવાદ ચાલે છે, સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતુ ચીન હંમેશા ખંધુ રહ્યું છે, પોતાની અવરચંડાઈ તેણે ચાલુ જ રાખી છે અને હવે G20 બેઠકમાં જે કાશ્મીર વિસ્તાર છે તેને વિવાદિત વિસ્તાર કરીને G20 बैठक ત્યાં ન થવી જોઈએ, આ પ્રકારના નિવેદન પણ ચીન દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યા છે। દિનેશ વોરા जी, ये चीन की जो चाल है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। G20 भारत में हो रहा है इस बार, उससे तो उसको प्रॉब्लम है ही, लेकिन कश्मीर को वो विवादित विस्तार बता के फिर से यही बात छेड़ रहा है और पाकिस्तान की तरफ बोल रहा है। इसके बहुत सारे हिस्से हैं, इसको एक डोमेन में नहीं देख सकते। दरअसल क्या है कि अक्साई चीन जो ऑलमोस्ट और शाक्सियम वैली को जोड़ दीजिए 25% जो हिस्सा है वो ऑलरेडी चीन के कब्जे में है कश्मीर। दूसरा करीब 40-45% हिस्सा इंडिया के पास है और बाकी हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जिसे कहते हैं। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी लगभग 70-75% हिस्सा ऐसा है जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। इस हिस्से के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीन का प्रोजेक्ट है जिसे सीपेक प्रोजेक्ट कहते हैं और वो गवादर पोर्ट पे जा रहा है जियांग से, और अब उसका एक्सटेंशन अफगानिस्तान में हो रहा है और $60 बिलियन खर्च कर चुका है चीन उसके ऊपर। तो आप सोचिए वो विवादित क्षेत्र से होके जा रहा है जिसे पीओके कहते हैं। अब भारत ने हमेशा आपत्तियां दर्ज की है कि आप हमारे इलाके में कर रहे हैं ये, लेकिन चीन अब इन्वेस्टमेंट कर चुका है तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो नेचुरली अब कश्मीर के अंदर जब G20 का समिट हो रहा है तो वहां पे उसका बहिष्कार करना या उसमें अटेंड ना करना वो उसकी एक मजबूरी भी है, लेकिन भारत के लिए जरूरी यह था कि वो अपनी भारत भूमि पे कहीं भी समिट कर सकता है और अलग अलग जगह पे कर भी रहा है। अब विरोधाभास रहेंगे। जहां तक सीमा विवाद की बात है तो चीन के सीमा विवाद सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, चीन के सीमा विवाद हर मुल्क के साथ में, और खास तौर से जो साउथ चाइना सी के अंदर उनके विवाद है जिसके ऊपर आज G7 की विशेष टिप्पणियां आई हैं। और G7 कंट्री के अंदर इसमें यूएस, कनाडा, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान है जो डोनर कंट्री भी है, रिच कंट्री भी है, और वहां भी इस बात की चिंता जताई कि चाइना सी के अंदर जो बढ़ता हुआ चीन है वो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ अगर खेलता है तो विश्व के लिए खतरा पैदा होता है। दूसरी तरफ चीन ने यह कहा है कि G7 जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है चीन के प्रति, और वो स्थिति को नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंद की या द्वंद की स्थिति पैदा हो रही है वेस्टर्न में और चीन में। लेकिन G7 ने एक बात अच्छी कही है इसके अंदर कि हम चीन को लॉस में नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि चीन जो है उसको आइसोलेट किया जाए, हम उसके साथ रचनात्मक और एक स्थिर संबंधों की उम्मीद करते हैं। लेकिन G7 चाहता है कि चीन जो है वो रूस पर दबाव बनाए ताकि इस युद्ध को रोका जा सके और कहीं ना कहीं अपनी जो मौजूदा मजबूत परिस्थिति है उस पर वो रूस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, ये अपनी अपनी बात, तुर्की नहीं आ रहा है या चाइना नहीं आ रहा है G20 में, कश्मीर में हो रहा है, ये उनकी डिप्लोमेसी की बात है। मुझे लगता है कि हर कंट्री अपना कूटनीति जो उनके दांव होते हैं उस पर वो खेलते हैं। मुझे इसके ऊपर कोई आश्चर्य नहीं है। जी दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद आपका।